डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। और मैं आपको आज के वीडियो में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके थ्रू आप कोई भी एग्ज़ाम हमेशा क्लियर कर सकते हैं। बस मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको जानते हैं लेकिन मानते कभी नहीं हैं। और आपने अगर इसको मान लिया तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, चाहे सिविल सर्विसेज में ही बैठ जाइए, रीट में बैठ जाइए, सीएट में बैठ जाइए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, आप हमेशा पास करेंगे। और ये वो मेथड है जो मैंने खुद अपनाया और मैंने लगभग सभी एग्ज़ाम पास किए। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मैंने सिविल सर्विस पास की हुई है, इंटरव्यू भी दिया हुआ है और साइकोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रायड के बारे में। ये सिगमंड फ्रायड है। असल में ये जो लक्ष्य युक्ति है उसमें सबसे अच्छा कंसेप्ट जो दिया शुरुआत में वो सिगमंड फ्रायड उनकी डॉटर एना फ्रायड ने ही दिया था और उसी पे फिर डेवलपमेंट हुए। हालांकि सिगमंड फ्रायड और एना फ्रायड के जो व्यूज़ हैं थोड़े अपोजिंग व्यूज़ हैं, बट हम आज के वीडियो में जो ध्यान दे रहे हैं वो मेनली सिगमंड फ्रायड पे देंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, फ्रायड के अनुसार मनुष्य के अधिकांश व्यवहार दुश्चिंता के प्रति उपयुक्त समायोजन अथवा पलायन को प्रतिबिंबित करते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए, समायोजन अथवा पलायन। अब आपको मैं बता दूं तो एक दार्शनिक रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, एक राइटर रहे हैं, एड्रियन चे वॉकर। उन्होंने एक किताब लिखी थी द एंड ऑफ द वर्ल्ड रनिंग क्लब। उसमें उन्होंने एक वाक्य कहा है या कथन कहा है और मैं आपको वो एक से डिट्टो उसको मतलब कन्वर्ट नहीं कर रहा या ट्रांसलेट नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता दूं उसका मजमून क्या है कि मैं उस यकीन में यकीन रखता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी कम मुश्किल भरी हो, यानी कम चिंताएं हों, कम टेंशन हो, और मेरे लिए जितने भी विश्वास या कहानियाँ हैं वो सब वही हैं जिनसे मुझे कम डर लगे। और विश्वास कुछ नहीं होता, बस ये एक तरीके से ऐसा यकीन है जो सच्चाई से काफ़ी कोस दूर होता है। यानी हम जितने भी विश्वास होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं कि सच्चाइयों से काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें डर ना लगे, हमारी ज़िंदगी थोड़ी कंफर्टेबल बन सके। जैसे एक जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रेशनलाइजेशन, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। इसमें क्या होता है या युक्तिकरण जो होता है वो क्या होता है कि आपका जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है, 15 दिन बाद, महीने भर बाद या दूसरे दिन ही एग्ज़ाम है, आपने डिसाइड किया मैं पढ़ाई करूँगा, आपने सही टाइम पे उठे, थोड़ा तैयार वैयार हुए, बुक्स ली, बैठ गए टेबल के ऊपर। लेकिन अब आपने क्या करा, इससे क्या हुआ कि आपके मन में जो चिंता थी पढ़ाई के प्रति वो खत्म हो गई। अब आपको लगा कि आप टेबल पर बैठे हैं, पढ़ाई करें, बट अल्टीमेटली क्या, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, या आपको 4 टॉपिक पढ़ने, आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो क्योंकि आपको वही ढंग से आता है, बाकी 3 टॉपिक पे ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन आप अपने मन को समझा जा रहे हैं कि मैं तो काफ़ी पढ़ाई कर रहा हूँ। और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप पूरा दिन या 2 दिन, महीना, 15-20 दिन ऐसे निकाल देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, आप उस टॉपिक में तो अच्छे हो जाएंगे, बाकी 3-4 टॉपिक आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको उन टॉपिक से डर लगता है और अल्टीमेटली एग्ज़ाम में फेल कर देंगे। बट आप एग्ज़ाम में अपने फेलियर को मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपने 10-10 घंटे कमरे में बैठिए, पढ़ाई करिए, लेकिन क्या पढ़ा है वो आप सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उसको कभी एक्सप्लेन नहीं करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो एग्ज़ाम फेल करते हैं उसका कारण पढ़ाई नहीं होती या पढ़ाई कम करना नहीं होती। वो क्या करते हैं कि उनको जो ढंग से पढ़ना आता है या ढंग से जो किसी चीज़ पता है, उनको हिस्ट्री पता है तो हिस्ट्री ही पढ़ते रहते हैं। वो ज्योग्राफी पे ध्यान नहीं देंगे, करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं देंगे, या और टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देंगे, या 2 टॉपिक्स पे ध्यान देंगे, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पे ध्यान देंगे, बाकी टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उनको कम आता है। बट एग्ज़ाम पास करने का जो सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका है आपको वो है कि आपको सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और हर टॉपिक कम से 5 से 6 बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप CET का एग्ज़ाम दे रहे हो या रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप हर एक टॉपिक कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना है। ये वीडियो भी आपको कम से कम 3 से 4 बार देखना है, तभी आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आएंगे। कभी भी एक बार में पढ़ के, एक बार में देख के आप कभी भी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते और ना आपको कुछ याद आएगा, क्योंकि सिलेबस हमेशा इतना वास्ट होता है कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। खैर, आते हैं किसी दुश्चिंता जनक स्थिति का अहम माने ईगो। आपको पता ही हमारे जो व्यक्तित्व होता है उसमें सिगमंड फ्रायड ने 3 अवयव दिए थे, 8 ईगो एंड सुपर ईगो। 8 हमारी सारी इच्छाएं, जितनी भी इच्छाएं हो सकती हैं वो सारी उसके अंदर रहती है। सुपर ईगो हमारी नैतिकता होती है। इच्छा और नैतिकता के बीच के द्वंद्व को जो संभालता है वह अहम संभालता है और उसको जितने बेहतर तरीके से वो संभाल लेता है, बस वही हमारा व्यवहार है और वही दुनिया को दिखाई देता है।
और इसी अहम को दुश्चिंता से बचाने के लिए जो है रक्षा युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। यही व्यापक रूप से निर्धारित करता है कि लोग किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। फ्रायड के अनुसार लोग दुश्चिंता का परिहार यानी खत्म मुख्यतः रक्षा युक्तियाँ विकसित करके करते हैं। दुश्चिंता यानी एंजाइटीज, ये ज़्यादातर वैसी चिंताएं होती हैं जिनसे हमें नुकसान ही होगा और जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता भी नहीं होता। रक्षा युक्तियाँ वास्तविकता को विकृत कर दुश्चिंता को कम करने का एक तरीका है। देखिए, रक्षा युक्तियाँ जितनी भी होती हैं उसका बस पर्पज़ ये है कि हम अपने अहम को बचा करके, अहम का मतलब हमने अपनी इमेज जो है हमारे मन में खुद की जो इमेज है वो बचनी चाहिए, बाकी उसका रिजल्ट दुनिया के असल रिजल्ट पर कोई खास फर्क नहीं होता। कुछ हद तक रक्षा युक्तियों का इस्तेमाल करना बुरा भी नहीं होता, क्योंकि ये आपको इमीडिएट टेंशन थ्रेट से बचाती है, बट इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ही जो होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको कुछ नुकसान होगा जीवन में। अगर आप इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हर कोई थोड़ा बहुत तो इसको इस्तेमाल करता ही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, इसको इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमसे जीवन में कई सारी गलतियाँ होती हैं। अगर हम अपने जीवन की सभी गलतियाँ याद रखेंगे तो आप जब बड़े होंगे तो आप एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, यानी जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, बहुत ही डरे सहमे व्यक्ति के रूप में आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि आपको हमेशा अपनी गलतियाँ याद रहेंगी जो हज़ारों की संख्या में है। क्योंकि जो सही व्यवहार होता है वो एक होता है, लेकिन उस एक सही व्यवहार तक पहुंचने के लिए आप कम से कम 5-10 गलतियां करते थे। अब आपको अल्टीमेटली क्या 10 गलतियां याद रहती है और सही व्यवहार कम याद रहेगा, तो आप हमेशा जो हमें टेंशन में ही रहेंगे। बट अगर आपको वो गलतियां याद नहीं, सही व्यवहार याद है, तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी, आप दुनिया से बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ डील कर पाएंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे दुश्चिंता के बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में, प्रक्षेपण। इसमें आप देखिए, एक महिला हरे कपड़ों में, एक लाल कपड़ों में, हरे कपड़े वाली महिला जो है वो कह रही है कि मैं इसमें लाल कपड़े वाली महिला पर विश्वास कर सकती हूँ। लाल कपड़े वाली महिला कह रही है कि मैं हरे कपड़े वाली महिला पर विश्वास कर सकती हूँ कि ये बहुत चालाक है और खुद गर्ज है। देखिए, जब ये हरे कपड़े वाली महिला दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रही है, यानी लाल कपड़े वाली महिला के बारे में सोच रही है, तो वो पॉजिटिव सोच रही है कि मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ। बट लाल कपड़े वाली जस्ट इसका अपोजिट सोच रही है कि विश्वास तो कर सकती है, लेकिन ये कि हर एक जो ये महिला है ये खराब है, अच्छी नहीं है। और ये क्यों है? सिगमंड फ्रायड ने कहा ये इसलिए कि जब इंसान खुद स्वयं में कुछ इस तरह का व्यवहार रखता है जिससे परेशानी बढ़ सकती है, वो दूसरे के बारे में भी ऐसा ही सोचता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़ाकू किस्म का व्यक्ति है, आपने देखा वो हमेशा हर किसी से लड़ता रहेगा, उसको लगेगा तो हर व्यक्ति उससे लड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो जो व्यक्ति प्रबल आक्रामक प्रवृत्तियाँ होती हैं वह दूसरे लोगों में अत्यधिक रूप से अपने प्रति होने वाले व्यवहारों को आक्रामक दिखता है। यानी जो लड़ाकू किस्म का होता है वो हर किसी से लड़ता रहता है, इसलिए क्योंकि खुद उसमें ये कमी है। और जो खुद बहुत शक्की किस्म के लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों पर शक करते रहते हैं, क्योंकि वो खुद ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों को परेशानियाँ हो। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। जब आप अपने सोच को दूसरे के अंदर देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति इस तरह का हो सकता है, जबकि वो व्यक्ति आप खुद है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण। फिर है दमन यानी रिप्रेशन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रक्षा युक्ति है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए होता है कि जैसे हम बड़े होते हैं तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते करते सीखते हैं। अगर आपको सारी गलतियाँ याद होगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप उन गलतियों को रिप्रेस कर देते हैं और आपको सिर्फ अपना बेहतरीन व्यवहार ही याद रहता है। जिसमें रक्षा युक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण दमन है, जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह से चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। जब लोग किसी भावना इच्छा का दमन करते हैं तो वे उस भावना अथवा इच्छा के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं होते। जैसे कोई कहे कि मैं नहीं जानता कि मैंने क्यों किया है। दमन एक बस ये है कि जो आपने दमन यानी अपनी इच्छा को दमन कर दिया, इसका मतलब अब आपको याद भी नहीं है कि आपने क्या किया था। यहाँ पर एक बहुत अच्छा वीडियो है, इसमें लिखा है इधर लेफ्ट साइड में रिप्रेशन यानी दमन, इधर सप्रेशन। इन दोनों में अंतर ये है कि रिप्रेशन में आप जब भी कुछ दबाते हैं तो वो आप भूल जाते हैं कि आपने ऐसा कुछ किया। सप्रेशन में ऐसा नहीं होता, आप इसमें डेलिबरेटली फॉरगेट करते हैं कि यार छोड़ो यार, क्या डील करना है उस सिचुएशन, भूल जाओ उस बात को, तो वो होता है सप्रेशन। बोलते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौट आया, तो उसको भूला नहीं कहते। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप सप्रेस कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई नेगेटिव थॉट है कि सुबह लड़ फिर के कहते हैं चलो भूल जाओ, इसको मानी सप्रेशन, और फिर आप 2-4 दिन में भूल भी जाओगे। बट अगर आप ये याद रखे हुए कि नहीं 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 भाई मुझे तो उससे लड़ना, तो यानी सप्रेशन नहीं हुआ है। तीसरा है डिनाइल यानी अस्वीकरण। डिनाइल एक ऐसी अवस्था है जब भी हमारे साथ ऐसी कोई घटना घट जाए जिससे हम डील ही नहीं कर सकते, यानी अब हम उससे ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि इससे कैसे बाहर आए, तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो डिनाइल है। ये ज़्यादातर जैसे कोई रोगी
खासतौर से HIV एड्स ग्रस्त रोगी इस्तेमाल कर सकता है। किसी को जैसे चोट लग गई हो, मान लीजिए खेलते खेलते चोट लग गई हो, उसको मना किया जा रहा है कि चोट नहीं लगेगी अगर आप इस तरीके से रहेंगे। जैसे खिलाड़ियों में बहुत रहता है कि इंटरनेशनल इवेंट से पहले वो कोई इधर उधर ना जाएं, कि इधर उधर ना घूमें, ताकि उनको चोट लगने की संभावना कम रहे। बट मान लीजिए किसी को चोट लग गई तो सबसे पहले क्या करेगा, डिनाइल, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत लगती है। लेकिन उसको पता चला कि यार नुकसान ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, एंगर वाली स्टेज में आ जाएगा, बोलेगा यार खुद का ही मैं कैसा बेवकूफ़ इंसान हूँ, कैसी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये एंगर की स्टेज है। फिर बार्गेनिंग, तीसरी स्टेज, फिर पूछेगा ठीक है यार अब जो हो गया तो हो गया, अब गुस्सा करने से भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, अब जो मेरी ज़िंदगी में होना था वो हो गया। तो इससे अगली स्टेज क्या, दुख। अब आपको लगेगा यार ज़िंदगी में जो होना तो हो गया, मैं चाहे फाइनल नहीं खेल पाऊँगा, वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेल पाऊँगा यार, अब मेरे इसलिए बहुत ज़िंदगी हुई, तो ये दुख है। फिर एक्सेप्टेंस, बोले ठीक है चलो वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेल पाएंगे तो क्या करें, अब अगले की तैयारी करेंगे, अगले इवेंट्स की तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से ये काम करती है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रक्षा युक्ति है वो डिनाइल है। फिर है प्रतिक्रिया निर्माण यानी रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक भावना और इच्छाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता से रक्षा कराने का प्रयास करता है। बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा देखा गया था, सिगमंड फ्रायड ने यही देखा था, कामेच्छा के प्रति था। यानी असल में जब सिगमंड फ्रायड ने इसकी स्टडी की शुरुआत करी थी तब वेस्टर्न सोसाइटी जो थी वो आज की तरह ओपन सोसाइटी नहीं थी, बल्कि इंडियन सोसाइटी की तरह थी। इंडियन सोसाइटी आप कहते हैं सेमी ओपन सोसाइटी, इसमें कुछ लोग ठीक है हर तरह की इच्छा को पसंद करते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं करते, यानी खासतौर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस जितनी भी है उसको पसंद नहीं करते। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, जरूरत से ज़्यादा पूजा पाठ करना, इस तरह के आदमी व्यवहार अपना लेता है। अरे राम 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 राम, है ना, ऐसा कैसे सोच सकता हूँ मैं, राम 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 10 बार भगवान का नाम लेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये रिएक्शन फॉर्मेशन है कि आपका जो व्यवहार है जिस तरह का आप करना चाहते हैं उससे बचने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि उस व्यवहार को करने से जो समाज में जो है आपकी प्रति नकारात्मक छवि बनेगी, या समाज आपके खिलाफ होगा या दूसरे आपके खिलाफ होंगे, तो आप एक ऐसा व्यवहार उत्पन्न कर लेते हैं जिससे समाज में आपके प्रति अच्छे व्यवहार आए या अच्छी मतलब सोच आए। जैसे मंदिर वगैरह जाना, मस्जिद जाना, गिरजा गुरुद्वारा कोई भी चले जाना, है ना, ज़्यादा पूजा पाठ करना, लोगों को यही लगता है ना इससे ज़्यादा अच्छी इमेज बनती है। तो यही रिएक्शन फॉर्मेशन है। फिर है रेशनलाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें व्यक्ति अपने तर्कहीन भावना व्यवहारों को तर्कयुक्त स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय यानी खराब प्रदर्शन करता है और बाद में नया पेन खरीदता है, तो इस युक्तिकरण का यानी रेशनलाइजेशन का प्रयोग करता है कि अब देखो मेरे पास नया पेन आ गया, अब इससे मैं पढ़ाई करूँगा और जल्दी एग्जाम पास करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 10 घंटे बैठे रहते हैं और आप पढ़ाई तो कर नहीं रहे, फेल हो गए, फिर आप सोचते हैं कि यार ठीक है मैं कल सुबह से वापस उठूँगा और बैठूँगा, और फिर वापस आप मोबाइल पे टाइम अपना स्पेंड करते रहते हैं और उससे कोई ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। जो लोग रक्षा युक्ति का उपयोग करते हैं वे प्राय अपने प्रति जागरूक नहीं होते अथवा इससे अनभिज्ञ होते हैं। रक्षा युक्ति भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि जब भी आप इन डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं अपने अहम को बचाने के लिए, यानी अपनी खुद की इमेज को बेहतर रखने के लिए अपने ही मन में, तो इसका आपको पता नहीं होता कि आप इन रक्षा युक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थी रक्षा युक्तियाँ। हम आपको कुछ नहीं समझ में आता आप पूछ सकते हैं, डाउट आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं।